आज है 13 अगस्त बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्ते, ये है हरकारा का ऑडियो न्यूज़लेटर। आज की दुनिया में यकीन या भरोसे की नींव पर ही सारे रिश्ते और व्यवस्थाएं टिकी होती हैं। लेकिन क्या हो जब ये नींव ही हिलने लगे? आज के अंक में हम ऐसी ही कुछ दरारों पर नजर डालेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के उस कमरे में चलेंगे जहां चुनाव आयोग की लिस्ट के मुर्दा जिंदा पाए गए। हम बात करेंगे उस चुनावी गिनती के घालमेल की जिस पर सालों से सवाल उठ रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे दुनिया की दो बड़ी ताकतें, भारत और अमेरिका, दोस्ती के वादों से तल्ख हकीकत तक आ पहुंची हैं। इन सबके बीच हम सियासत के उस रंगमंच को भी समझेंगे जहां ताकतवर खुद को सबसे बड़ा पीड़ित दिखाने की कला में माहिर है। और अंत में गाजा से एक ऐसी आवाज़ सुनेंगे जिसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, लेकिन जिसके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हरकारा। बिहार में एसआईआर वोटिंग लिस्ट के मुर्दा सुप्रीम कोर्ट में जिंदा पाए गए। कल्पना कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव दो ऐसे लोगों को पेश करते हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया था। यादव ने अदालत से कहा, हम दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने की कार्रवाई देख रहे हैं। 65 लाख नाम हटाए गए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन दो लोगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, कृपया इन्हें देखें, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये सूची में नहीं दिखते, लेकिन ये जीवित हैं। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से चुनाव आयोग के वकील भी हैरान रह गए और इसे नाटक करार दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की गई है। यादव ने चिंता जताई कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो देश के किसी भी हिस्से में यही दोहराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत के चुनावी इतिहास में ये पहली बार है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन मतदाता सूची में एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। जस्टिस ने इसे अनजाने में हुई गलती की संभावना बताया, लेकिन यादव ने जोर देकर कहा कि 31 लाख महिला और 25 लाख पुरुष मतदाताओं के नाम हटाना कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया थी। उन्होंने बिहार की ज़मीनी हकीकत की ओर भी ध्यान दिलाया कि राज्य में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं, जो पहले से ही काम के बोझ और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लोगों के पास आधार, राशन और वोटर कार्ड होने के बावजूद अधिकारी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी और टिप्पणी की कि यह ज्यादातर भरोसे की कमी का मामला लगता है। अदालत ने यह भी माना कि आधार और वोटर कार्ड नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकते। उधर बिहार में कांग्रेस की बेगूसराय इकाई ने जिले के एक मतदान केंद्र पर 37 मृत मतदाताओं की सूची जमा की है, जिनके नाम 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हैं। द हिंदू को एक कार्यकर्ता ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर काम करते समय हमें बेगूसराय जिले के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 274 पर कुल 37 मृत मतदाताओं के नाम मिले। इसके अलावा कई अन्य गड़बड़ियां भी मिलीं, जैसे कि कई वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे। दुनिया की सबसे उम्रदराज वोटर मिंटर देवी, उम्र 124 वर्ष। बिहार में ये कैसा एसआईआर? बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ियों का एक और प्रतीक बनकर उभरी है मिंटर देवी। मंगलवार को संसद में विपक्षी सांसदों ने सफेद टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था, मिंटर देवी 124 नॉट आउट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार बिहार की 124 साल की मिंटर देवी को पहली बार मतदान करने वाली मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। उनकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1900 बताई गई है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामांकित करने की बात कही, क्योंकि दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति की उम्र 116 साल है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे भारी मतदाता धोखाधड़ी का सबूत बताया। जब संसद में राहुल गांधी से मिंटर देवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, पिक्चर अभी बाकी है। बंद दरवाजे, गायब डेटा। चुनाव आयोग में गिनती का घालमेल काफी समय से जारी है, जितने मतदाता उससे ज्यादा वोट। यह वो गड़बड़ी है जिसे खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल 2018 से ट्रैक कर रही हैं।
आर्टिकल 14 से बात करते हुए पूनम ने बताया कि ये विसंगतियां इतनी बड़ी हैं कि नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। हाल ही में जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग की चुप्पी ने और भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए जाने का आरोप लगाया था। पूनम अग्रवाल की जांच भी इसी तरह की गड़बड़ियों की ओर इशारा करती है। उन्होंने पाया कि 2024 के आम चुनावों में कम से कम 140 सीटों पर डाले गए वोटों से ज्यादा वोटों की गिनती हुई। अग्रवाल के मुताबिक बड़ा संकट चुनाव आयोग की पारदर्शिता की कमी है। 2019 से पहले चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र के वोटिंग आंकड़े प्रकाशित करता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बदल गई है। चुनाव आयोग ने गांधी के दावों को भ्रामक बताया है। इस पर अग्रवाल कहती हैं, चुनाव आयोग को सबूतों के साथ सामने आने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि आरोप निराधार हैं, काफी नहीं है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर पर। सरकार स्पष्ट नहीं बता पाई कि नागरिकता साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज कौन कौन से हैं। एक तरफ जहां बिहार में मतदाता सूची के लिए दस्तावेजों पर जद्दोजहद चल रही है, वहीं केंद्र सरकार लोकसभा में ये साफ नहीं बता पाई कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज कौन कौन से हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने सिर्फ नागरिकता अधिनियम 1955 का हवाला दिया, लेकिन दस्तावेजों की कोई सूची नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि इसी जवाब में मंत्रालय ने यह भी माना कि बिहार में 1998 और 1999 के जन्म पंजीकरण का डेटा उपलब्ध नहीं है। हरकारा डीप डाइव में श्रवण गर्ग, मोदी संकट में नहीं है, भारत संकट में है। हरकारा डीप डाइव में इस बार वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, यह नरेंद्र मोदी का समय नहीं है, ये भारत का समय है, और नरेंद्र मोदी संकट में नहीं है, भारत संकट में है। उनका तर्क था कि सत्ता ने मोदी को ही देश का पर्याय बना दिया है, जबकि असली खतरा एक लोकतंत्र के धर्म परिवर्तन का है, जिसमें लोकतांत्रिक ढांचा चुपचाप एक तानाशाही व्यवस्था में बदला जा रहा है। इस स्थिति को समझाने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम थाईलैंड की गुफा में फंसी उस फुटबॉल टीम की तरह नहीं, जिन्हें अपने बचाने वालों पर भरोसा था। हम झारखंड की किसी खदान में फंसे उन मजदूरों की तरह हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि कोई उन्हें बचाने आ रहा है या नहीं। क्या आज भारतीयों को अपनी संस्थाओं पर वैसा ही विश्वास है? बातचीत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर हमलों पर भी हुई। श्रवण गर्ग कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप का जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन भारत में यह डर गहरा रहा है कि मौजूदा नेतृत्व शायद कभी न जाए। चर्चा का सबसे चिंताजनक निष्कर्ष ये था कि जब कोई सत्तावादी नेता कमजोर महसूस करता है, तो वह सत्ता में बने रहने के लिए और ज्यादा क्रूर हो जाता है। देखिए हमारी ये चर्चा हरकारा के यूट्यूब चैनल पर। विश्लेषण, सुशांत सिंह अमेरिका से अनबन का भारत के लिए मतलब। फाइनेंशियल टाइम्स में रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने भारत अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों पर लिखा है। कुछ महीने पहले मोदी और ट्रंप दोस्ती का प्रदर्शन कर रहे थे और मागा प्लस मीगा की बात कर रहे थे। आज यह मेगा साझेदारी आपसी आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है। भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसका असर गहरा है। हिंद प्रशांत में भारत की महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा है। क्वाड शिखर सम्मेलन अब असंभव लगता है। अमेरिका भारत को रूस और चीन के करीब धकेलने का जोखिम उठा रहा है। अगर ये टैरिफ जारी रहते हैं, तो भारत के 87 अरब डॉलर के निर्यात पर खतरा है, खासकर कपड़ा और आभूषण जैसे क्षेत्रों में। इन घटनाओं ने भारत की घरेलू राजनीति में भी हलचल मचा दी है। मोदी, जिनकी मजबूत नेता की छवि ट्रंप जैसे नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों पर टिकी थी, अब उन्हें तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर पर। विश्लेषण, प्रेम पणिकर संकट के हर क्षण में मोदी शहादत की मुद्रा दिखा अभिनय कर सहानुभूति बटोरने लगते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पणिकर लिखते हैं कि संकट के क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी खुद को एक शहीद के रूप में पेश करने की कला में माहिर हैं। पणिकर 2016 की नोटबंदी को याद करते हैं, जब मोदी ने कहा था, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज जब भारत अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है, मोदी फिर से खुद को भारतीय किसानों के लिए एक शहीद के रूप में पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। पणिकर इसे एक परिचित अभिनय बताते हैं। ये पीड़ित होने की रणनीति चायवाला की कहानी से शुरू हुई, जो एक ढाल की तरह काम करती है। पणिकर इस रणनीति की तुलना दुनिया के अन्य तानाशाहों से करते हैं, जो खुद को बाहरी ताकतों का शिकार बताकर अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं। वे नीतिगत विवादों को व्यक्तिगत साहस की परीक्षा में बदल देते हैं और आलोचना को देशद्रोह करार देते हैं। यह एक ऐसा फीडबैक लूप बनाता है जिसमें आलोचना से उत्पीड़न की कहानी को और बल मिलता है,
जो बदले में सत्ता को और मजबूत करने का बहाना बन जाती है। पणिकर कहते हैं कि मोदी ने शासन को एक प्रदर्शन कला में और उत्पीड़न को राजकला में बदल दिया है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर पर। अब कुछ और सुर्खियां। मुनीर ने अंबानी की रिफाइनरी को भी टारगेट करने की धमकी दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने धमकी दी है कि अगर भविष्य में भारत के साथ कोई सैन्य संघर्ष होता है तो गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी कोर्ट। 6 माह बीते लेकिन रिश्वत केस में अदानी और अन्य को अब तक समन सर्व नहीं। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के एक मामले में गौतम अदानी और अदानी समूह को समन नहीं दिए जा सके हैं, जबकि उसने भारतीय अधिकारियों से सहायता मांगी थी। E20 फ्यूल पर सरकार का स्पष्टीकरण। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि E20 फ्यूल फायदेमंद है और उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा था कि बीमा कंपनियां इससे होने वाले नुकसान के लिए क्लेम नहीं देंगी। गाजा में इजरायली जनसंहार पर प्रियंका के पोस्ट के बाद इजरायली दूत की अपमानजनक टिप्पणी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वारा ने सोशल मीडिया पर गाजा की स्थिति को नरसंहार बताया। इस पर भारत में इजरायल के राजदूत रूवन अजार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे धोखा कहा। कांग्रेस और शिवसेना UBT ने राजदूत के शब्दों की निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। गाजा में इजरायली हमले में मारे गए पत्रकार अनस अल शरीफ का आखिरी बयान और अंत में गाजा में मारे गए फिलिस्तीनी पत्रकार अनस अल शरीफ के आखिरी बयान के कुछ अंश। यह अनुवाद हरकारा को पीयूष ओझा ने उपलब्ध करवाया है। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश और पैगाम है। यदि ये लफ्ज़ आप तक पहुंचते हैं तो जानिए कि इजराइल मुझे मारने में और मेरी आवाज़ खामोश करने में कामयाब हुआ है। मैं आपको फ़िलिस्तीन सौंपता हूं, मुस्लिम दुनिया के ताज का जवाहर, दुनिया के हर आज़ाद आदमी के दिल की धड़कन। मैं आपको फ़िलिस्तीन का अवाम सौंपता हूं, उसके मासूम बच्चों सहित जिन पर जुल्म हुआ है, जिन्हें सपने देखने का, हिफाजत और अमन में रहने का मौका नहीं मिला। उनके पाक जिस्म हज़ारों टन इजरायली बमों और मिसाइलों से कुचले गए। मैं आपसे इसरार करता हूं कि जंजीरों से चुप ना हो। जब तक हमारी चुराई गई सरजमीन पर इज्जत और आज़ादी का सूरज नहीं चमकता है, तब तक इस ज़मीन और इसके अवाम की आज़ादी के सबब बने रहिए। मैं अपना परिवार आपकी देखरेख में सौंपता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी, मेरी प्यारी बेटी शाम आपको सौंपता हूँ, जिसे बड़ा होते देखने का सपना पूरा करने का मौका मुझे नहीं मिला। मैं मेरी प्यारी माँ आपको सौंपता हूँ, जिनकी दुआएं मेरा बख्तर थीं। मैं आपको मेरी ज़िंदगी की साथी, मेरी प्यारी अहलिया भी सौंपता हूँ, जिन्होंने झुके बगैर जैतून के पेड़ की तरह तनकर हमारा रिश्ता वफादारी से निभाया। अगर मेरी मौत होती है तो मैं अपने उसूलों पर कायम रहते हुए मर रहा हूँ। अल्लाह मेरे लहू से ऐसी रोशनी पैदा करे जो मेरे लोगों और मेरे खानदान की आज़ादी की राह रोशन करे। अगर मुझ में कमी रही हो तो मुझे माफ़ कीजिए और रहम से मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैंने अपना अहद निभाया, कभी बदला नहीं और उससे दगा नहीं किया। पूरी चिट्ठी पढ़िए हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर पर। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर भेजिए। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।